नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज का टॉपिक है रेखीय अभिक्रमित, जिसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से भी जानते हैं। समय सापेक्ष परिवर्तित मान्यताओं के आधार पर अभिक्रमित अधिगम का निरंतर विकास होता जा रहा है। वर्तमान समय में प्रत्येक विषय से संबंधित अभिक्रमित सामग्रियों का निर्माण हो रहा है, जिससे इसके प्रकार भी बढ़ते जा रहे हैं। किंतु इसके जो पारंपरिक प्रकार प्रचलन में हैं वो मुख्यतः 3 हैं। पहला रेखीय अभिक्रमित, जिसे लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। दूसरा शाखीय अभिक्रमित, जिसे ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग कहते हैं। और तीसरा अवरोही, जिसे हम मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं। आज हम लोग रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का जो वर्तमान स्वरूप दिखाई देता है, उसका श्रेय प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर को जाता है। उन्होंने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के आधार पर इस अभिक्रम को उद्घाटित किया। स्किनर ने जानवरों पर प्रयोग करके यह सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक पशु एवं मनुष्य अपने अभीष्ट अर्थात गोल तक क्रमिक रूप में ही पहुंचता है और वहां तक पहुंचने के लिए उसे संपूर्ण प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक विद्यार्थी के साथ भी यही नियम लागू होता है। वह छोटे छोटे पदों में ही सीखता है। दूसरे शब्दों में, सीखने वाला व्यक्ति पहले से निश्चित प्रक्रिया के आधार पर व्यवहार करते हुए सीखता है। रेखीय अभिक्रमित अध्ययन में विविध इकाइयों अर्थात फ्रेमों को सीखने वाले व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वह सीखता है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है। अधिगमकर्ता के उत्तरों की जांच करके उसे परिणाम दिखाया जाता है, जिसे पुनर्बलन उसे प्राप्त होता है। इस अभिक्रम में सभी को एक ही प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है और प्रतिक्रिया भी लगभग एक समान ही होती है। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए अधिगमकर्ता अंतिम इकाई तक पहुंचता है, अधिगम करता है और प्रतिक्रिया देता है। ऐसा करने से प्रत्येक इकाई के मध्य उद्दीपन प्रतिक्रिया, जिसे हम स्टिमुलस रिस्पांस कहते हैं, कि एक कड़ी या श्रृंखला का निर्माण होता है जो एक सीधी रेखा में होती है। इसी कारण इसे रेखीय अभिक्रम के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि छात्र इस अभिक्रम में जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं वह आंतरिक न होकर बाह्य होती है, इसी कारण इसे बाह्य अभिक्रम भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिक्रम को सुनिश्चित क्रमबद्धता अभिक्रम अर्थात फाइंड सीक्वेंस प्रोग्रामिंग के नाम से भी पुकारा जाता है। यह है एक रेखाचित्रीय स्पष्टीकरण। जैसा कि आप इस फ्रेम में देख रहे हैं, इसमें 8 छोटे छोटे पद हैं जो छात्रों को समक्ष रखे जाते हैं। इसमें छात्र प्रत्येक फ्रेम में दिए गए तथ्यों अथवा प्रश्नों को अच्छी तरह समझकर संबंधित प्रश्न का उत्तर देता है। उसके बाद छात्र को उसका उत्तर सही है या गलत, इसका ज्ञान कराया जाता है। यदि उसका उत्तर सही हुआ तो उसे पुनर्बलन मिलता है और फिर वह अगले पद या अगले फ्रेम की ओर बढ़ जाता है। इस तरह एक पद के पश्चात प्रश्न, प्रश्न के पश्चात उत्तर, उत्तर के पश्चात पुनर्बलन और फिर दूसरा पद, उस पद में फिर प्रश्न, फिर उत्तर, फिर पुनर्बलन। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि छात्र अंतिम व्यवहार तक नहीं पहुंच जाता। इस प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन अर्थात रेखीय अभिक्रमित में अधिगम की तारतम्यता तथा अनुक्रिया सभी के लिए समान होती है। इसमें सभी को समान मार्ग से गुजरना होता है। आइए आपको एक बार पुनः रेखा चित्र की ओर ले चल रहे हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, इसको मैंने एक विषय वस्तु को प्रथम से लेकर अष्टम तक एक फ्रेम में बांटा है। इसमें संबंधित विषय वस्तु को S तथा प्रतिक्रिया को
8 से दर्शाया गया है। चित्र से स्पष्ट होता है कि अधिगमकर्ता इच्छित पूर्व व्यवहार से अंतिम व्यवहार तक एक सीधी रेखा में अधिगम मार्ग का अनुसरण करते हुए सीखता है। संक्षेप में यदि कहें तो रेखीय अभिक्रमण का शाब्दिक अर्थ एक सीधी रेखा का अभिक्रमण है, जिसमें छात्र प्रथम पद से अंतिम पद तक एक सीधी रेखा की भांति चलता है। इसके अतिरिक्त सभी छात्र एक जैसे ही पथ पर चलकर एक पद से दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। जब तक सारा प्रोग्राम पूर्ण नहीं कर लेते, छात्र निरंतर एक पद से दूसरे पद की ओर जाते हैं। इसमें छात्र की सही अनुक्रिया को अधिगम प्रक्रिया का एक वांछित अंग माना जाता है। इस अभिक्रमण शैली का मुख्य उद्देश्य विषय वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करना है कि छात्र कम से कम गलती करे। स्किनर तो ऐसा मानते हैं कि किसी भी पद को पढ़ने पर छात्र को 10% से अधिक गलती नहीं करनी चाहिए। अब हम चर्चा कर लेते हैं रेखीय अभिक्रम की विशेषताओं और उसकी कमियों की। जहाँ तक इसकी विशेषताओं का प्रश्न है, इसमें अनेक विशेषताएं दिखाई देती हैं। पहला है क्रमबद्ध रूप में विभिन्न छोटे छोटे पदों के माध्यम से एक रेखीय मार्ग पर गति करते हुए अंतिम व्यवहार तक पहुंचता है। दूसरी विशेषता, इसमें छात्र की अनुक्रिया की जांच कर सही अनुक्रिया के लिए पृष्ठपोषण की व्यवस्था होती है। तीसरी विशेषता, सभी छात्रों के लिए समान पथ होता है जिस पर चलकर छात्र अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। चौथी विशेषता, इसमें शुरू से अधिगम को सरल बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। शुरू में छात्रों के प्रश्नों के लिए संकेत या हम कहें कि विकल्प दिया जाता है, जिसे बाद में धीरे धीरे हटा लिया जाता है। पांचवी विशेषता है कि अनुक्रिया तथा उसके क्रम पर नियंत्रण रखा जाता है। छठवीं विशेषता, इस अभिक्रमण में शिक्षण सामग्री का निर्माण तथा प्रस्तुतिकरण इस प्रकार किया जाता है कि छात्र की त्रुटि की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। जहाँ तक सातवीं विशेषता का प्रश्न है, यह मनोविज्ञान के अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है। आठवीं विशेषता, यह स्व अध्ययन के लिए पथ प्रशस्त करता है, यानी कि विद्यार्थियों के लिए मार्ग दिखाता है। नवीं विशेषता, इसमें विभिन्न मानसिक स्तरों के छात्रों को अपनी अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। 10वीं विशेषता इसकी यह है कि यह अभिक्रम कठिन संप्रत्यों को सरलता एवं सुगमता से स्पष्ट करने में सक्षम है। अगली विशेषता यानी कि 11वीं विशेषता इसकी है कि अधिगम के समय छात्र पूर्णतः सक्रिय एवं क्रियाशील हो जाते हैं। 12वीं विशेषता है कि इसमें शिक्षक के बिना छात्र सरलता से नवीन ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अगली विशेषता है कि इसमें छात्र की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित किया जाता है, जिससे अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली हो जाती है। और अंतिम विशेषता है कि इसमें परंपरागत शिक्षण की तुलना में यह विधि ज़्यादा प्रभावशाली होती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं रेखीय अभिक्रम की सीमाओं की, अर्थात लिमिटेशंस की। नंबर 1, इसमें सभी छात्रों के लिए एक ही क्रम निर्धारित होता है, उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। यह सबसे बड़ा दोष है। दूसरा कि इसमें रचनात्मक एवं कल्पना शक्ति का विकास कम हो पाता है। तीसरी जो कमी है वो यह है कि इसमें सृजनात्मक एवं उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं है। चौथा, इसमें लचीलापन का अभाव होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। पांचवी जो सीमा है या पांचवी जो कमी है वो यह है कि कालांतर के सीखने की प्रक्रिया नीरस एवं अरुचिकर होने लगती है। छठवीं जो कमी है वह यह है कि सभी विषयों तथा सभी पाठों तथा सभी कक्षाओं में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सातवीं कमी है गलत प्रत्युत्तर के लिए इसमें कोई सुझाव नहीं दिया गया है। आठवीं कमी है छात्रों की आवश्यकता, रुचि एवं अभिरुचि का इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है।
9वीं जो कमी है वो ये है कि यह केवल व्याख्यात्मक पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त माना जाता है। 10वीं कमी, तथ्यात्मक पाठ्यक्रमों के शिक्षण में यह कम उपयोगी होता है। अगली कमी है कि इसमें अधिगम पूर्णतः नियंत्रित परिस्थितियों में होता है, इसलिए छात्रों को अनुक्रिया हेतु स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो पाती। 11वीं कमी है कि प्रतिभाशाली छात्र इसमें कम रुचि लेते हैं, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, विकल्प नहीं है। 13वीं कमी है कि इसका निर्माण करना सरल नहीं होता, क्योंकि इसमें दक्ष शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यह था रेखीय अभिक्रम अर्थात लीनियर प्रोग्रामिंग। अगले वीडियो में हम शाखी अभिक्रमित अर्थात ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।